नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। मैं हूं जया सिन्हा। देश भर में सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह इस वक्त चरम पर है। तो वहीं चुनाव आयोग से ताजा अपडेट हम आपको बताएंगे। साथ ही आज सबकी नजरें लॉर्ड्स के मैदान पर रहेंगी, जहां टेस्ट जीतने के लिए भारत को 135 रन की जरूरत है। तो केएल राहुल डटे हैं अभी क्रीज पर और सभी की उम्मीदें उन्हीं से हैं। यकीनन अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। एक्सियोम 4 मिशन ISS पर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद आज पृथ्वी के लिए होगा रवाना। अनडॉकिंग से पहले शुभांशु शुक्ला बोले, अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है भारत। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा, आधुनिक सैन्य उपकरण के बदले 100% भुगतान करेगा यूक्रेन। युद्ध विराम की कोशिशें नहीं करने पर ट्रंप ने पुतिन से जताई नाराजगी। लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के लिए भारत को 135 रन की जरूरत। चौथे दिन भारत का स्कोर 58 पे 4। इंग्लैंड ने दिया था 193 रन का टारगेट। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कांवड़ियों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे भुवनेश्वर और कटक में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 15 जुलाई को राष्ट्रपति कटक में स्थित रेवेनशा विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने का भी उनका कार्यक्रम है। इसके साथ ही राष्ट्रपति रेवेनशा गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह में भी भाग लेंगी और इस अवसर पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान कर देंगी। राष्ट्रपति का ये दौरा ओडिशा के शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। सभी SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में SCO सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य देश चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। तो SCO विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसमें शिरकत करने के लिए एस जयशंकर गए हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से आई खबरों में बताया गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान किए गए घर-घर सर्वेक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। इस खबर के बाद पहले से गर्म चल रही बिहार की सियासी तपिश और बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और इसमें से कुछ नेताओं ने भाषा की मर्यादा भी लांघ दी। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से आई खबरों ने बिहार के सियासी तापमान को और भी बढ़ा दिया। चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि SIR के तहत हुए घर घर सर्वे में बूथ लेवल अफसरों को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं जो नेपाल, बांग्लादेश,
और म्यांमार से अवैध रूप से बिहार में आकर बस गए हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब इन नामों को 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये खबर आने के बाद बिहार के सियासी हलकों में हंगामा मच गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तल्खी बदजुबानी तक पहुंच गई। हम उस सूत्र को समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, सूत्र नहीं लोग। बीजेपी की ओर से भी तेजस्वी की बात का तल्खी से जवाब दिया गया। वोटिंग का अधिकार बिहारी का होना चाहिए, किसी बाहरी का नहीं, घुसपैठिया का नहीं। उस पर तेजस्वी यादव चुप रह गए क्योंकि इनके लिए शरिया संविधान के ऊपर है, इनके लिए वोट नीति संविधान नीति के ऊपर है, इनके लिए घुसपैठिया नागरिकों के ऊपर है। मीडिया को अपमानित करना इनके चरित्र में है। ये तो केवल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन को जिंदाबाद और अमर रहने की बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का आज का बयान मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक हताशा का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर घटिया जुमले गणना न सिर्फ उनकी निचली सोच को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि तेजस्वी अब मुद्दों से भागकर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी ये वही सूत्र है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगलराज के खिलाफ बिहार की जनता की आंखें खोल चुके हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 1 अगस्त के बाद जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं और उन्हें आपत्ति है, वे पंजीकरण अधिकारियों के पास अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने इस बात को बार बार साफ किया है कि वोटर लिस्ट से किसी पात्र मतदाता का नाम कटेगा नहीं और किसी अपात्र का नाम रहने नहीं दिया जाएगा। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। बिहार के 80% से अधिक मतदाता पहले ही अपना गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं। ईसीआई नेट में नया सत्यापन मॉड्यूल पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग के इस काम के लिए करीब 1 लाख बीएलओ निरंतर लगे हुए हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त बीएलओ भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के इन प्रयासों को सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जो घर घर जाकर 24 जून 2025 तक बिहार की मतदाता सूची में शामिल हर मौजूदा मतदाता को शामिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और अन्य कमजोर समूहों की सहायता के लिए 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों द्वारा विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून के निर्देशों में इस बात के संकेत दिए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाएगी। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव सबसे पहले होने हैं, इसलिए पहले इस राज्य में इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसे देश के अन्य राज्यों में आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने बिहार के सभी मतदाताओं से साधा संपर्क और लगातार किस तरह से चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि हमारे साथ हैं और मधुरेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाताओं को जानते हैं। सबसे पहले ऋषि का रुख कर लेते हैं। ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग की रिपोर्ट यहाँ पे कई सूत्रों के हवाले से इस वक्त तमाम जगह ये खबरें आ रही हैं कि जो खुलासे, अहम खुलासे हुए हैं चुनाव आयोग की रिपोर्ट में, किस तरह से उसको देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया में इस वक्त आ गए हैं कि खुलासे कैसे हुए हैं और यहाँ पर बिहार के अलावा जो दूसरे देशों के नागरिकों का होने के साफ तौर पर संकेत सामने आए हैं, जिसको लेकर इस वक्त सियासी घमासान भी मचा हुआ है। चुनाव आयोग की इस पूरी खबर पे इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो निश्चित तौर से अब ये लगने लगा है कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया शुरू की थी वो कितनी जरूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम आंकड़े बता रहे हैं, एक तो आयोग ने एक बड़ी सफलता के रूप में सभी मतदाताओं के साथ संपर्क साध लिया है और जो मतदाता सूची में लोग शामिल हैं वो जो प्रक्रिया है काफी हद तक पूरी कर ली गई है। 80% से अधिक मतदाताओं के फॉर्म और उनसे जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी आशंका थी कि इसमें जो गैर भारतीय लोग अगर मतदाता सूची में शामिल है तो हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ये सही नहीं कहा जा सकता और इसके लिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है अनुच्छेद 336 के तहत कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि भारत के मतदाताओं को मतदान का अधिकार हो। और जब भारत के मतदाताओं की बात आती है तो ऐसे में कोई भी बाहर का मतदाता बन जाए, ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। अब हालांकि ये खबरें हैं
और अभी सूत्रों से इसकी पुष्टि होनी है कि किस संख्या में कितने और किस इलाके में ये मतदाता जो दूसरे देशों के हैं वो आए कहां से, कैसे वो मतदाता बने और इसके लिए चुनाव आयोग आगे क्या प्रक्रिया अपनाएगा, इस पर विस्तार से अभी जानकारियां मिलना बाकी है। लेकिन जिस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी उसको लेकर काफी हद तक आयोग को सफलता मिली है। और अब इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरीके से सबलीकरण किया है और ये कोशिश की है कि सभी मतदाताओं को पूरी सहूलियत के साथ जो भारत के मतदाता हैं वो सूची में शामिल हो और जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं उनको भी शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। तमाम जो दिव्यांग हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं। तो आयोग ने इस बार एक बड़ी सफलता हासिल किया इस मामले में कि इंटेंसिव रिवीजन को आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में ही कह दिया था कि ये जो इंटेंसिव रिवीजन है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसके माध्यम से आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो भारत की जो मतदाता सूची है वो सेक्रेट सूची है, यानी कि सही में जो भारत के मतदाता उनकी सूची। बिल्कुल, मधुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, यहाँ पर जो मतदाता सूची है, जो घर घर यहाँ पर चुनाव आयोग की पहुंच यहाँ पर सुनिश्चित हुई है, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिक उसमें निकल कर आ रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है ही, लेकिन साथ ही जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी का रुख यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत ही गंभीरता से सामने आ रहा है। जिस तरह की बोल और मर्यादा को लांघने वाले बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त अगर हम राजनीतिक तौर पर पूछें तो? देखिए, बिहार में इसको लेकर के तो राजनीति निश्चित रूप से गर्म है, लेकिन इस सब बीच में अफवाहों का जो दौर है वो भी काफी ज्यादा गर्म है। अभी कल ही एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल की जा रही थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कि पटना के एक डबल डेकर पुल पे बहुत सारे फॉर्म फेंके हुए हैं जो कि मतदाता पुनर्निरीक्षण के फॉर्म हैं, बहुत सारे फेंके हुए हैं। जिस वक्त वो वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तुरंत जिला प्रशासन जो है पटना की वो एक्टिव हुई और चुनाव आयोग के भी कुछ सदस्य उस जगह पे गए, वहां पे उन्होंने वेरिफिकेशन किया और पूरा वेरिफिकेशन करते हुए वीडियो उन्होंने अपलोड किया और वहां कहीं भी ऐसा फॉर्म नहीं था। तो ये कंप्लीटली फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है पूरे विपक्ष के द्वारा कि किस तरीके से बीएलओज अब खुद से फॉर्म भर दे रहे हैं, आम लोगों की सहभागिता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका कहा हुआ सही है। जबकि अभी जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है और ग्राउंड रिपोर्ट है जो बीएलओस का कि विदेशी नागरिक बिहार में रह रहे हैं और वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का सीधा सीधा ये आरोप है कि 7,90,000 लोगों के नाम जो है वो मतदाता लिस्ट से काटे जा सकते हैं। जबकि इसको लेकर के चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी का भी लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो बकायदा उसको 1 अगस्त से 30 अगस्त यानी 30 दिन का वक्त दिया जा रहा है कि वो आपत्ति दर्ज करे, अपने भारतीय होने का प्रमाण वहां पे प्रोड्यूस करे और फिर उसका नाम फिर से वापस जोड़ दिया जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद भी 30 अगस्त के बाद 30 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट है मतदाताओं की वो प्रकाशित होनी है। लगभग 2 महीने का जो गहन निरीक्षण है वो चुनाव आयोग करेगा, उसके बाद ही किसी का नाम कटेगा। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि ये आपके साथ साजिश की जा रही है, आपका नाम काटने की साजिश की जा रही है, जबकि अभी तक 80% तो जो आंकड़े आप बता रही हैं वो शनिवार के आंकड़े हैं। कल चूंकि इतवार था तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम में जब चुनाव आयोग ये डाटा दोबारा रिलीज करेगा तो ये कहीं ज्यादा बेहतर परसेंट होंगे, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है। लोग खुद चाह रहे हैं कि उनका जो पुनर्निरीक्षण हो वो हो, क्योंकि कई ऐसे, ये बात भी सत्य है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके जो वोटर आईडी है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ एड्रेस की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ये पुनर्निरीक्षण में वो भी शॉर्ट आउट हो जा रहा है। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऋषि, यहाँ पे जिस तरह का फेक नैरेटिव देखने को मिल रहा है, जिस तरह की अफवाहें आ रही हैं और गलत वीडियोस यहाँ पर मीडिया में काफी ज्यादा प्रचलित में है, किस तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इन अफवाहों को भी काटे और किस तरह से वो लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं साथ साथ अपनी इस प्रक्रिया के? निश्चित तौर से चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां हैं और आयोग हमेशा से इन चुनौतियों से पार पाता रहा है। आयोग के सामने हर चुनाव एक चुनौती के रूप में है। अब तो चुनावों के बाद भी चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मुस्तैदी से तो एक टीम तैयार की है, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से सक्षम होगी
इन सभी नैरेटिव के खिलाफ चुनाव आयोग की जो प्रतिबद्धता है उसको स्थापित करने में, क्योंकि एक तो इसमें जिस तरीके से तमाम जो निर्वाचन अधिकारियों की जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट किया गया है, जिसमें कि जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर जो कमिश्नर रैंक के लोग हैं जो जोनल रैंक पे काम कर रहे हैं, और उनसे नीचे के जो कार्यकर्ताओं के रूप में जो एक्टिविस्ट के तौर पर भी तमाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने तो राजनीतिक दलों को भी छूट दे दी कि वो मतदाता सूची में अपने लोगों के नाम जुड़वाने के लिए जो खासतौर से उन्हें लगता है कि उनके लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो काम करें, और जो सही है, जो जायज है और जो जरूरी है उन लोगों को सूची में शामिल कराने का प्रयास करें। और इस सिलसिले में हमने देखा 1.5 लाख से अधिक जो वॉलंटियर्स थे राजनीतिक दलों के, उन्होंने काम भी किया और आयोग के साथ कोऑर्डिनेशन में रहा। तो किसी भी तरीके का जब भी कोई अफवाह फैलाई जाती है तो आयोग हमेशा इसके लिए जागरूक रहता है, और जो पर्याप्त मंच है जिस पर उसने अपनी बात रखनी है या उससे संबंधित जो पक्ष होता है, साक्ष्य होते हैं, समय समय पर आयोग उसको देश में सामने रखता रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि और मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर चुनाव आयोग लगातार अपनी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से मीडिया के हवाले से जो खबरें इस वक्त जो आ रही हैं उसमें काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा का ये कहना है कि सिर्फ बिहारी और ना कि कोई बाहरी हमारी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने, तो वहीं ऑपोजिशन पार्टी की ओर से बेहद मर्यादा लांघने वाले बयान यहां पर साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के आखिरी दिन उन्होंने सऊदी अरब के साथ भारतीय कंपनियों के बीच डीएपी उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी नड्डा ने लिखा कि रियाद में उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री महामहिम श्री बंदर बिन इब्राहिम अल खोरायाफ के साथ एक सार्थक बैठक हुई है। उर्वरकों, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। मादेन और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों आईपीएल, ट्रिबको, सीआईएल के बीच वित्त वर्ष 2025 और 26 तक सालाना 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डीएपी आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उन्होंने लिखा कि भारत की उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम आगे। एक दूसरे पोस्ट में जेपी नड्डा ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री के साथ मुलाकात का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की अर्थव्यवस्था और निवेश समिति के सह अध्यक्ष महामहिम प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। तो जेपी नड्डा का सऊदी अरब दौरा, जिसमें अहम मुलाकातों का और समझौतों का दौर इस वक्त जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष से पृथ्वी वापसी के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी के सफर पर एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ होंगे। आज शाम ये 4 सदस्यीय दल ISS से रवाना होकर पृथ्वी की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगा। एक्सियोम 4 मिशन की वापसी की प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार आज 4:30 बजे उनका यान ISS से अनडॉक कर होगा। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बर्न्स करेगा ताकि वह सुरक्षित दूरी बना सके। फिर कई ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर्स करेगा, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की ओर करीब आएगा, और इससे अलग होने के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा।
स्प्लैश डाउन यानी पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। वापसी कैलिफोर्निया के तट के पास होगी। ISS पर हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की प्रगति की तारीफ करते हुए 1984 के अंतरिक्ष मिशन में राकेश शर्मा के कहे गए प्रसिद्ध शब्दों को दोहराया। कहा कि आज भी अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। तो अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। भारत के अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन प्रक्षेपण की आज दूसरी वर्षगांठ है। चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जिसने देश को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ये वो पल था जब करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हो गया, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया था जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ना वो यूएस कर पाया था, ना वो चाइना कर पाया था और ना ही रशिया। 23 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन बना जब भारत ने चांद पर अपना नाम रोशन कर दिया, क्योंकि ये वो दिन था जब भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना तथा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले 4 देशों में शामिल हो गया। भारत के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। इस सफलता को केवल इसरो के वैज्ञानिक, भारत का हर आम और खास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी मांदे नहीं देख रहा था, बल्कि विश्व के कई देश भी इसे पल पल देख रहे थे। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त किया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सबकी निगाहें वहां से आने वाली तस्वीरों पर टिकी थी। ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चंद्रयान के द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव से कुछ तस्वीरें भेजी गईं, जो भारत के लिए किसी गौरवशाली पल से कम नहीं था। अब आपको समझाते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या है और इनका काम क्या था। बात विक्रम लैंडर की करें तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक था। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के सम्मान में रखा गया था। ये लैंडर 1749 किलोग्राम वजनी था
और इसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। विक्रम लैंडर को 4 पेलोड्स के साथ चांद पर भेजा गया। इसमें सबसे पहले है रंभा LP, जिसमें चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करने के लिए भेजा गया था। दूसरा था STE। ये उपकरण चांद की गर्मी यानी तापमान की जांच करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद है ILSA। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने के लिए भेजा गया। और आखिरी में लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर यानी LRA को चांद के डायनेमिक्स को समझने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा 26 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला वाहन विशेष उपकरणों से लैस था, जो चंद्रमा की सतह पर संबंधित डेटा एकत्रित करने तथा चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक तथ्यों और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आदि का विश्लेषण करने के लिए भेजा गया था। इसमें 2 पेलोड शामिल थे, जिसमें APXS चांद की सतह पर मूल संरचना को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो चंद्रमा के खनिजों और सामग्रियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरा LIBS चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि जैसे रासायनिक तत्वों की संरचना को निर्धारित करने के लिए था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास रही, क्योंकि चांद पर कई शोध आगे आने वाले वक्त में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। इसकी कामयाबी ने एक बहुत ही सामान्य तथ्य को भी सामने रखा है, और वो ये कि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर मन में सफल होने की इच्छा शक्ति हो तो जीत से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो अंतरिक्ष हो या कोई और क्षेत्र। वो पल जब चंद्रमा पर तिरंगा लहराया। चंद्रयान 3 के 2 साल पूरे होने पर अंतरिक्ष मिशन निदेशक विशाल लता बालाकुमार ने खुशी जताई है। विशाल लता ने कहा कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक अविश्वसनीय मील का पत्थर है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। यहाँ से हम मंगल और शुक्र की और जानकारी के लिए बढ़ेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सौर मंडल कैसे काम करता है। Chandrayaan 3 remains an incredible milestone in Indian space history, but it just marks the beginning. From here on, we will just be moving on to much more exploration towards Mars and Venus to understand how the solar system works and so on. But it doesn't stop there. We will still be looking more towards the Earth, possibly from the point of view of the Bharatiya Antariksh Station, wherein human space exploration becomes an important factor and direction in which the Indian space sector would move. And naturally, the participation of the private space sector would be vital towards expanding on both horizons, be it on the human spaceflight side of things or exploration on the interplanetary side of things. चंद्रयान 1 के परियोजना निदेशक माइलस्वामी अन्नादुरई ने चंद्रयान मिशन 3 की सफलता की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर चंद्रयान मिशन से जुड़ी जानकारी को साझा किया। While celebrating Chandrayaan 3 soft landing anniversary, I could recall the way in which Chandrayaan program has been conceived, wherein then Prime Minister of India, Dr. Atal Bihari Vajpayee, declared as a national series of projects and coined as a Chandrayaan 1, giving right the 2, 3 also will follow. Accordingly, Chandrayaan 1 has done a modest beginning, having a polar mission around the moon and placing the tricolor flag November 14th of 2008 on the lunar south pole, and discovering the presence of water on the lunar pole concerned, and taking cue from there Chandrayaan 2 was conceived, and Chandrayaan 2 is supposed to be a soft landing mission. But though everything went well, and the last leg of landing softly on the lunar pole could not happen, the mission got crashed. But still, the orbiter of Chandrayaan 2 being alive, Chandrayaan 3 has taken its path and making it a successful soft landing on the lunar south pole. तो यकीनन यही तो सिर्फ एक शुरुआत थी और भारत लगातार अपने इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आइए अब बात करते हैं सावन के पहले सोमवार की। तो देश भर में इस वक्त श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली, देवघर,
वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, तमाम जगहों पर यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी का ऐसा मंदिर जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर दूधाभिषेक किया जा रहा है सावन के इस मौके पर। पहले सोमवार के दिन नागेश्वर नाथ, अयोध्या में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है वो उल्लेखनीय है। यहाँ पर उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती खास तौर पर की जा रही है सावन के पहले सोमवार पे। तो वहीं देवघर में भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं है। बैद्यनाथ के देवघर में भी श्रद्धालु उमड़े हैं यहाँ पर शिव शंकर की स्तुति के लिए। दिल्ली में भी लगातार हम देख रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर की बात करें या बाकी विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें, हर जगह भोलेनाथ के स्तुति के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सावन का पहला सोमवार है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, बहुत इसकी महत्ता है और इसी के चलते यहाँ पर देश भर में श्रद्धालुओं का उल्लास और हुजूम उमड़ गया है। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शिव की उपासना की जा रही है। कांवड़ यात्रा भी बड़े जोर शोर से निकल रही है। आज सावन के पहले सोमवार पर कैसी है तैयारियां, आइए देखते हैं। भगवान शिव की भक्ति और आस्था से सराबोर भक्तों की कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। उत्तराखंड से लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में शिव भक्त बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। हर मोड़ पर पानी के प्याऊ, भजन मंडलियां, सेवा शिविर और चौकस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन और साफ सफाई की विशेष व्यवस्थाएं हैं। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 395 ड्रोन पूरे मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। 66,000 पुलिसकर्मी प्राथमिक चिकित्सा शिविर और पेयजल बूथ यात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं। साथ ही विशेष बलों जैसे RAF, QRT और एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। यातायात प्रबंधन के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम जारी की गई है। नदी नहरों के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। AI इनेबल्ड और ANPR कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के संबंध में 7 स्तरीय सुरक्षा योजना बनाई गई है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार खासकर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बार कांवड़ यात्रा में 60 से 70 लाख महिला श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार 10,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस बार कांवड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक यात्रा घोषित किया गया है। प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट के थैलों को अनुमति दी गई है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पैदल मार्ग से कांवड़ यात्री ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरा नीलकंठ महादेव क्षेत्र भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। नीलकंठ महादेव का संपूर्ण मार्ग है, उसके सर्विलेंस हेतु एक कंट्रोल रूम का यहाँ पे व्यवस्थापन किया गया है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा के कैमरेज हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मेडिकल आउटपोस्ट का भी गठन किया गया है। संपूर्ण मार्ग पे मेडिकल आउटपोस्ट हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िये बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पिछले साल की संख्या को देखते हुए इस बार भी उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रावण मास में पूरी तरह से अस्पर दर्शन बंद रहेगा। दर्शनार्थियों से अपील भी जारी की गई है या निवेदन किया गया है कि वह खाली पेट दर्शन के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग खाली पेट लगे होते हैं और उनको उसमें गश खाकर गिर जाते हैं, तो कमजोरी के कारण समस्या उत्पन्न होती है। कांवड़िया आ रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड रूट्स बनाए जा रहे हैं। पूरे रूट पर QRT टीम्स लगाई जा रही है,
सीसीटीवी और ड्रोन्स के माध्यम से पूरे रूट की निगरानी होगी। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। ये एक ऐसा अभियान है जो धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के आदेश पर हरिद्वार जिले की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 118 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का वेश धर आम जन को गुमराह कर रहे थे। इस बीच हरिद्वार में एसडीआरएफ कर्मियों ने कांगड़ा घाट पर डूबने की विभिन्न घटनाओं में करीब 6 कांवड़ियों को बचाया है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहाँ पर शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल गए हैं। आइए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिकेश काशी से और सुयश गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। सीधे रुख करते हैं काशी का। हरिकेश, सबसे पहले तो काशी के दर्शन कराएं। सावन के पहले सोमवार के दिन किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, उत्साह है, कैसे श्रद्धालु उमड़े हैं भोले शंकर की स्तुति के लिए? जया, जैसा कि आप रिपोर्ट में दिखा रही थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर ने जो ट्रस्ट है वो किस तरह से व्यवस्थाएं किया है, क्योंकि उनको जो अनुमानित संख्या है आज सोमवार के दिन, प्रथम सोमवार के दिन 10 लाख मान के चल रहे हैं, तो ये व्यवस्था भी उसी तरह से की गई है। रेड कारपेट बिछाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए। और सबसे बड़ी बात जया मैं बताऊं, जो आस्था का सैलाब है वो आपको काशी में देखने को मिलेगा आज के दिन, पूरे सावन भर। यहाँ पर रात में ही जो कांवड़िए हैं वो आ गए थे, लाइनों में श्रद्धालु लग गए थे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत जोर की बारिश रात में हुई, उसके बावजूद भी वो जो लाइन में लगे थे वो टच से मस नहीं हुए हैं। और लगातार चूंकि मंगला आरती से शुरुआत होती है बाबा के दर्शन की, उस मंगला आरती के साथ ही आज जो सावन का प्रथम सोमवार है, कांवड़ियों के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन की जो लाइन है वो बड़ी लाइन लगी हुई है। जया, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसने पहले ही बता रखा है, जैसा कि आप रिपोर्ट में भी दिखा रही थी, कि नो प्लास्टिक जोन। तो प्लास्टिक के जगह यहाँ पर जो यूज करना है, चूंकि जल लेके लोग जाएंगे तो उसमें लोटे का, कलश का, इस तरह का प्रयोग करना होगा जो भी कांवड़िए या जो श्रद्धालु जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए बाबा का। और मैं आपको बताऊं कि चूंकि काशी में यहाँ पर अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, जिनमें जो यादव बंधु हैं वो आज बाबा का जलाभिषेक करते हैं, तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की है। मंदिर प्रशासन ने ये संख्या निश्चित की है कि इतनी संख्या में यादव बंधु जाएंगे जो बाबा के दर्शन करेंगे। प्रोटोकॉल पूरे सावन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पर्श दर्शन कोई भी पूरे सावन भर में नहीं कर सकेगा, ऐसे नियम बनाए गए हैं। वाराणसी नगर निगम ने 11 शिविर लगाए हैं कांवड़ियों के लिए, जहां पर वो रुक सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर विशेष तैयारियां यहाँ पर काशी में देखी जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी काफी तैयारियां की गई है, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं सुयश का। सुयश इस वक्त मौजूद है एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर में। किस तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी सावन के पहले सोमवार का जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है सुयश? जी जया, हर हर महादेव हमारे सभी दर्शकों को। और आप अभी देख रहे हैं, मैं यहाँ गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ। श्रद्धालु आज सुबह से ही यहाँ रात को 2:30 बजे से बताया जा रहा है कि लाइन लग गई है, और 4 बजे से जैसे ही महादेव के पट खुले हैं तब से दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। आज सबकी यही कोशिश है कि कैसे न कैसे करके बम बोले बोलते हुए गंगा जल, बेलपत्र महादेव के ऊपर अर्पण कर दिया जाए। यहाँ हमारे साथ श्रद्धालु जी, भाई कहाँ से आए हैं आप? कोट गांव से। कितनी देर से लाइन में लगे थे? सुबह 7 बजे से। 7 बजे से अब दर्शन करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए गर्भगृह में जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बेहद ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जया, 2 तरीके से लाइन जा रही है, एक महिलाओं की है और एक पुरुषों की है। महिलाओं के लिए महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और पुरुषों के लिए पुलिस कर्मी लगे हुए हैं। पुरुष आप देख सकते हैं, जयकारा देखिए आप। हर महादेव से पूरा प्रांगण गूंज चुका है। जया, यहाँ
का जो पूरा वातावरण है वो भक्तिमय हो चुका है। और कहते हैं ना, महादेव है एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हर किसी के लिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक तो सावन और उसमें भी सोमवार, सावन का पहला सोमवार है। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी आज यहाँ कोशिश है सभी की कि जो परेशानी, देखिए भीड़ है तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, लेकिन आपको किसी के भी चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दे रही है। सब बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जैसे ही महादेव का दर्शन करेंगे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बीच बीच में जयकारे और पूरे जोर से महादेव का हर हर बोलते हुए जा रहे हैं नाम। आज का जो यहाँ का वातावरण है वो पूरा भक्तिमय हो चुका है जया। यहाँ बेहद ही कहना चाहिए कि एक अलग ही अलौकिक माहौल आपको देख रहा है। यहाँ नंदी है, कहते हैं सबसे पहले आपको नंदी जी से आज्ञा लेनी पड़ती है, तो सबसे पहले यहाँ आकर नंदी को प्रणाम करते हुए और मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश और हरिकेश हमसे जुड़ने के लिए। और सावन के पहले सोमवार के दिन जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं का, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाने के लिए यकीनन आज सिर्फ काशी या गाजियाबाद नहीं, दिल्ली के तमाम के आसपास पूरे देश के मंदिरों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को हमसे साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है, ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त साइमा। गुड मॉर्निंग साइमा, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में? गुड मॉर्निंग जया और अपने तमाम दर्शकों को सुप्रभात। तो आज हिंदी से जो अखबार प्रकाशित हुए हैं उनकी मुख्य खबरें हमने इस तरह से ली हैं जो मुख्य तौर पर प्रकाशित हुई हैं। उनमें आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया है। इनमें मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी के फंदे पर पहुंचाने वाले उज्जवल निकम काफ़ी सुर्खियों में रहे और इसी के साथ ही समाज सेवी सदानंद मास्टर, इतिहासकार मीनाक्षी जैन को भी किया गया है मनोनीत। आगे की सुर्खियां भी हम यहां पर जान लेते हैं। आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय करने के बाद अब धरती के लिए रवाना होने जा रहा है। पृथ्वी के लगभग 230 चक्कर पूरे करने और 60 लाख मील से ज़्यादा की यात्रा करने के बाद एक्सियोम 4 मिशन का दल जो है वो 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से रवाना होगा और 15 जुलाई को लगभग 3 बजे तक ये कैलिफोर्निया तक पहुंच जाएगा। इसमें जिस तरह से 7 चरणों में इसकी वापसी की प्रक्रिया होगी, वो सारे चरण इसमें बताए गए हैं। कैसे कैसे उसमें अनडॉकिंग होगी, फेजिंग बर्न होगा, वहीं उसके बाद फिर ट्रंक को अलग किया जाएगा, डी ऑर्बिट बर्न होगा, वायुमंडल में फिर वो प्रवेश करेगा और पैराशूट खुलेगा और इसके बाद स्प्लैश डाउनलोड होगा और धरती पर उतरने के बाद किस तरह से उनकी तैयारियां की गई हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल इसमें बताई गई है। आगे की खबर जान लेते हैं। मिजोरम यानी नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए खुशी की खबर है। आप बता दें आपको, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मिजोरम की राजधानी आइजॉल को भी जल्द ही रेल से
जोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि 51 किलोमीटर तक की लंबी लाइन यहाँ पर बिछा दी गई है और बाकी की 20 किलोमीटर की दूरी अब तय करनी बाकी है। और ये रेल नेटवर्क कोई आसान काम नहीं था। जिस तरह से यहाँ पे पहाड़ी रास्ते हैं, भारी बारिश है और ज़मीन खिसकने जैसी दिक्कतों का सामना है, इसके बावजूद भी ये रेल जो है यहाँ पर चलाई जा रही है। ये बहुत ही मुश्किल रास्ता था, लेकिन फिर भी हमारे इंजीनियर्स ने इसको पूरा किया। किस तरह से वहाँ के लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है, स्टूडेंट्स हैं, व्यापारी हैं, टूरिस्ट हैं, सभी को इससे फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे ये रेल लाइन बिछाई गई है, इसका रास्ता बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। चारों तरफ से हरियाली है, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं और सुरंगों से गुजरती हुई ट्रेन है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आगे जान लेते हैं, आपको बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों पर डेंगू के टीके के तीसरे चरण का प्रशिक्षण अब होगा। पहले और दूसरे चरण में 8,000 प्रतिभागियों पर प्रयोग सफल रहा है और अब ये तीसरे चरण यानी कि आखिरी चरण की शुरुआत होने जा रही है और भारत में 20 केंद्रों पर हो रही है ये कवायद। आगे ही हरियाणा से जुड़ी हुई यह खबर है कि IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने यमुनानगर में किया था GPR और यहाँ कर सर्वे में बौद्ध संस्कृति के कुछ अवशेष मिले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ यहाँ पर कटोरियाँ मिली हुई, कुछ आकृतियाँ मिली हैं, गुंबद मिले हैं। तो ये सब आप चीज़ें जो हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई गई हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए कुछ अवशेष यहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो हरियाणा ये थी अखबार की सुर्खियाँ जो हमने दर्शकों के लिए चुनी थी। बिल्कुल, तो हरियाणा में यहाँ पर ज़मीन के नीचे स्तूप निकले हैं। अहम खबर ये अखबारों से हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साइमा। फिलहाल नया सवेरा में अखबारों की सुर्खियों के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि रूसी आक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेजेगा। ट्रंप यूक्रेन को मदद उस समय भेज रहा है जब शांति समझौते की कोशिशें अब तक विफल साबित हुई हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के संबंधों में खटास आ गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के रक्षा खर्च को आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 2027 तक सैन्य बजट को दोगुना करने का वादा किया। बकिंगम पैलेस ने कहा कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन की दूसरी अभूतपूर्व राजकीय यात्रा की मेजबानी करेंगे। कैमरून के 92 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे 12 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अभूतपूर्व 8वीं बार चुनाव लड़ेंगे। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। कर्नाटक की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दोपहर 2 बजे कर्नाटक के शिवमोगा के सागरा टाउन में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 83 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर किसानों को नकली और घटिया उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने को कहा। वित्त वर्ष 2024 और 25 में सरकार द्वारा पीएलआई के लिए जारी किए गए कुल फंड में से 70% इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा उद्योग को मिला है। भारतीय जीवन बीमा उद्योग ने संशोधित सरेंडर वैल्यू नियमों, कम क्रेडिट लाइफ सेल्स और ग्रुप सिंगल प्रीमियम के प्रभाव के लिए बीच जून में 41,117 करोड़ रुपए के नए बिजनेस प्रीमियम रजिस्टर किए।
बात करें मौसम की तो देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और सटे हुए पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। रविवार को पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश के कारण घाटल सहित पश्चिमी मेदिनीपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर रहेगा जारी। और अब बारिश की बात करें तो यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बारिश रही दिल्ली एनसीआर में भी कल। तो 18 जुलाई को असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भी बारिश की संभावना बताई गई है। और आइए बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो लॉर्ड्स में कौन मारेगा बाजी? भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 58 रन बना लिए। आज मैच के आखिरी दिन भारत को मैच जीतने के लिए 135 रन बनाने हैं। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही और यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आर्चर की गेंद पर आउट हुए। करुण नायर और शुभमन गिल को ब्रैंडन कार्ट्स ने आउट किया। दिन की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने आकाशदीप का विकेट लिया। केएल राहुल 33 रन बनाकर अभी नाबाद हैं। और इससे पहले कल इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 रन पर सिमटी। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए, तो वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाए। तो यहां पर इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 रन पर सिमटी है और वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन फिलहाल अभी भारतीय टीम को अगर लॉर्ड्स जीतना है तो 100 से ऊपर का यहां पर उनको टारगेट है। देखते हैं किस तरह से केएल राहुल अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। और विंबलडन का रुख कर लेते हैं। सिनर बने विंबलडन चैंपियन। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन फाइनल में 2 बार के गत विजेता कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। सिनर का ये कुल चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ सिनर ने न सिर्फ पहले फ्रेंच ओपन फाइनल में अल्कराज से मिली हार का बदला लिया, बल्कि स्पेनिश खिलाड़ी की ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में अजय रहने की लय को भी तोड़ दिया। सिनर को मैच के पहले सेट में हार मिली, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी करते हुए आगे के सभी सेट जीतकर मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया। 23 साल के यानिक सिनर ने फाइनल जीतने के बाद कहा कि विंबलडन जीतने के बाद उनका सपना सच हो गया है। और यहां पर सिनर के करियर का पहला विंबलडन यहां पर जीता उन्होंने। कहीं ना कहीं फ्रेंच ओपन के फाइनल में मिली हार का बदला साफ तौर पर सिनर ने यहां पर ले लिया। तो यहां पर विंबलडन के कोच से एक अच्छी खबर। और हमारे साथ यहां पर सुचित्रा इस वक्त जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। सुचित्रा, सबसे पहले यहां पर विंबलडन की बात कर लेते हैं। किस तरह से फ्रेंच ओपन के फाइनल की हार का बदला जरूर यहां पर सिनर ने लिया है कि काफी रोमांचक मैच रहा, किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है? जी बिल्कुल जया, फ्रेंच ओपन फाइनल में सबसे लंबा जो फाइनल खेलने का रिकॉर्ड बनाया था इन दोनों ने, सिनर ने और अल्कराज ने। और सिनर ने उस मैच में 3 चैंपियनशिप पॉइंट गंवा दिए थे। तो सिर्फ 35 दिन पहले आप एक खिलाड़ी के खिलाफ जीतने की स्थिति में होते हैं, 3 चैंपियनशिप पॉइंट गंवाते हैं और वो मैच हार जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसी हार से उबरना। लेकिन जिस तरह से वापसी की है यानिक सिनर ने, ये उनकी मानसिक मजबूती को दिखाता है कि अल्कराज के खिलाफ वो उतरे। पहला सेट
यहाँ पर भी हार गए, लेकिन इस बार पासा पलटा। इस बार पहला सेट हारने के बाद एक शानदार वापसी की यानिक सिनर ने और दिखाया कि क्यों वे दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। और जब बात आती है बड़े मुकाबलों की, बड़े खिलाड़ियों की, तो जो खेल कौशल है वो तो मायने रखता ही है, वहीं मानसिक मजबूती उससे कहीं ज़्यादा मायने रखती है कि आप दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं, आप पिछली हार को भुलाकर कितनी जल्दी वापसी करते हैं। तो यहाँ पर सिनर ने उस फ्रेंच ओपन फाइनल में मिली हार का बदला तो लिया ही, वहीं आपको बता दूं कि अल्कराज पिछले 24 मैच से जीत के रथ पर सवार थे। उस रथ को आखिरकार रोका है यहाँ पर यानिक सिनर ने, और इन दोनों के आपसी मुकाबलों में भी लगातार अल्कराज के खिलाफ 5 हार के सिलसिले को यहाँ पर तोड़ा है यानिक सिनर ने। तो एक बड़ी जीत यानिक सिनर के लिए, और टेनिस की दुनिया में एक जो ये नई राइवलरी हमें उभरते हुए दिख रही है, उसमें एक नया अध्याय, उसमें एक रोचक अध्याय। बिल्कुल सुचित्रा, लॉर्ड्स का जिक्र करना होगा यहाँ पर। लॉर्ड्स में इस वक्त काफी रोमांचक मोड़ पर है मैच। केएल राहुल अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं, तो जाहिर है कि उम्मीदें उन्हीं से हैं, लेकिन किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ टीम इंडिया इस वक्त आगे बढ़ रही है, क्योंकि शुरुआती नुकसान काफी भारी भी पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, भारत की जो जीत की उम्मीदें हैं वो हम कह सकते हैं कि केएल राहुल पर ही टिकी हैं। पहली पारी में शतक लगाया था उन्होंने, लॉर्ड्स के मैदान पर उनका दूसरा टेस्ट शतक था। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड्स में खेलना काफ़ी रास आता है केएल राहुल को, और यहाँ से अगर एक अच्छी पारी खेलकर टीम इंडिया को मैच जिता देते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच तो बनेंगे ही, लेकिन उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से, उनके करियर के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बन जाएगा ये मैच। यहाँ पर तारीफ करनी होगी भारत की गेंदबाजों की भी कि किस तरह से उन्होंने कल जो इंग्लैंड की दूसरी पारी है उसे 192 रन पर सिमटा, और वॉशिंगटन सुंदर एक सरप्राइज पैकेज बनकर आए। 4 विकेट उन्होंने लिए और भारत को एक मौका दिया ये मैच जीतने का। यहाँ पर कुछ ना कुछ भारतीय टीम रिग्रेट जरूर करेगी, क्योंकि जो पहली पारी थी वहां पर जो एक साझेदारी थी ऋषभ पंत लोकेश राहुल के बीच में, जिस अंदाज में ऋषभ पंत रन आउट हो गए थे, वो पहली पारी में एक अच्छी स्थिति में थी भारतीय टीम, लेकिन बढ़त नहीं ले पाई थी। दोनों टीमों का जो पहली पारी का स्कोर है एकदम बराबर रह गया था। यहाँ पर थोड़ी बहुत भी बढ़त अगर हासिल कर पाती भारतीय टीम, उसके पास अगर बढ़त होती तो, आज उतना तो एक एज जरूर होता। जी जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सभी की निगाहें इस वक्त लॉर्ड्स पर टिकी हुई हैं, और देखते हैं किस तरह से केएल राहुल जो अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, भारत की नैया पार लगा पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर आइए नया सवेरा में देख लेते हैं विभिन्न शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छूट जाते हैं उड़ीसा में समंदर किनारे रेत पर रुकेरे भगवान भोलेनाथ की मनोरम तस्वीरों के साथ। आप लीजिए इनका आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।